लास्ट के 148 डेज के आसपास बच गए हैं आपके एग्जाम के लिए, एंड आई नो दिस टाइम इज़ वेरी लेस। तो इस हिसाब से आपको बेसिक प्लान क्या रखना चाहिए फॉर योर प्रेपरेशन। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ हम 30-35 की पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन की जर्नी आती है, एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू इन ऑल द एस्पेक्ट। आपको जो करना है, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन बताना है कि काजल दी आज का जो हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्लान के अलावा आपका डाउट क्या बचा है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अगर आपको ऑर्गेनिक से रिलेटेड डाउट था तो मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक के लिए ऑलरेडी एक 30 डेज का टारगेट दिया है। आप उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मुझे आकर के बोलेंगे कि काजल दी ऑर्गेनिक इज डिफिकल्ट फॉर मी। हमारे वाले वीडियोस में ये बात करूंगे कि ऑर्गेनिक के लिए आपको कौन सा टीचर, कौन सा लेक्चर, कौन सा पीवाईक्यू, कौन सा मॉड्यूल सॉल्व करना है। बट दिस वीडियो विल बी अ कंप्लीट बेसिक प्लान। आपको एक रफ नोटबुक लेकर के बैठना है, सामने रखो रफ नोटबुक, पेन लो और साथ में अभी के अभी बनाते चलोगे टाइम टेबल। क्योंकि अब अगर ये वेट कर रहे हो कि काजल दी फिर अब अगर 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सीट एनीवे, ठीक है। तो इसलिए ये एक चीज़ थी, और मिलते हैं वीडियो में। और बैठो पेन पेपर लेके, और टू गेट माई मेंटोरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू गेट माई मेंटोरशिप जस्ट डू राइट वॉट एवर यू फील लाइक। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 3-4, आपको उसको कॉमेंट सेक्शन में बताना है, एंड एनी वन विल बी चूजन, ठीक है। और जो भी लास्ट वीडियो में चुना गया था उसका नाम आई विल बी वेटिंग फॉर 1 or 2 days फॉर द न्यू जिन्होंने भी पाँचों क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है। और या तो आई हैव द वन स्टूडेंट, ही और शी, आई डोंट नो कि वो आईडी लड़के की कि लड़की की है, शी विल बी चूजन। तो चलो डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, प्यारा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे आप। कुछ एक ऐसा टेबल क्रिएट कर रहे होंगे, देखो लेट मी ट्राई। एक ऐसा टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, देख रहे हो, ओके। कुछ ऐसा टेबल क्रिएट कर रहे होंगे हम, ठीक है, जिसमें कुछ ये 3-4 कॉलम्स होंगे। अभी क्या अभी क्रिएट करो, डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, अभी क्या अभी जस्ट गो एंड क्रिएट इट आउट। कुछ ऐसा टेबल क्रिएट करेंगे, इनके अंदर जो हेडिंग्स होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हेडिंग में होगा वो होगा एनसीईआरटी। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया, क्योंकि ये तो बेसिक प्लान ऑफ एक्शन सेम ही रहेगा ना। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, नो मैटर वो तो सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे पहले हमारे लिए आएगा एनसीईआरटी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमारे पास आएगा लेक्चर। और मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी समझाया था कि लेक्चर सिर्फ लेक्चर अटेंड करना नहीं होता, लेक्चर इज़ मोर अबाउट कितनी बार दोबारा जाकर के मैंने लेक्चर पलटाया है काजल दी। L1 अगर लेक्चर नंबर 1 है तो R1 कर दो, कम से कम एक रिवीजन तो लेक्चर नंबर 1 का रखना है। अगर आप बहुत प्रो मैक्स बनना चाहते हैं कि काजल दी मुझे एकदम ही याद रहे, तो फिर रिवीजन नंबर 2 भी कर दो। और एक चीज़ पता है कि अगर रिवीजन जो 1 होगा उसके कंपेरेटिवली रिवीजन 2 बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो आपने लिखा L1 R1, L2 R2, L3 R3, जितने भी आपके सो ऑन एक लेक्चर है। बेयर मिनिमम तुम मान लो कि हर लेक्चर के काजल दी 5 लेक्चर है, मान लो बायोलॉजी के, या 6 लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स केमिस्ट्री के, 6 लेक्चर्स फिजिक्स के, 1-2 कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है रिविजन ऑफ लेक्चर। हमने लिखा कि अगर ये L1 है तो ये R1 है काजल दी, L2 R2। अब ये रिविजन जो होगा ये आप साथ में कर रहे होंगे, मतलब आपने अभी लेक्चर क्लास खत्म किया, अब हम करते हैं ना 2 मिनट उठ के फ्रेश हो जाते दी, बात कर लेते काजल दी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते। इसकी जगह अब हमको दूसरी नई आदत डालना है, दैट इज़ हमको अपने पन्ने स्क्रॉल करना है कि काजल दी हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, चलो पलटा करके देखते हैं। और अपनी बॉडी के डोपामिन को इससे कनेक्ट करो कि अगर मैंने ये काम किया सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे को दुनिया के किसी इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तू करेगा कि नहीं करेगी, तुझे बोलने की ज़रूरत है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब आता है हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे बड़ा डाउट रहता है, देखो अगर तुम्हारे 4-5 बेसिक पिलर्स डन है क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो उन्हीं बेसिक पिलर को हमको दोबारा करना है, हमको नए बेसिक पिलर पे बिल्कुल भी जंप नहीं करना। हम सोचते हैं काजल दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। नो, मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेड मोर द नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्रीजेस। मतलब काजल दी अगर मैंने नीट के पीवाईक्यू को एक बार कर लिया, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूँगा, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूँगी कि मैंने वो पीवाईक्यू कर रखा है। आई विल कंसिडर इवन कि मैंने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया काजल दी, इस लेवल तक मुझे नीट के सारे पीवाईक्यू अटैम्प्ट करने हैं कि मुझे वो वैल्यूज़ याद हो जाए। अगर मुझे अभी भी नहीं आता है नीट के पीवाईक्यू, तब तक मैंने नीट के पीवाईक्यू नहीं करे हैं। मुझे अभी भी जेई के पीवाईक्यू नहीं आते हैं, मैंने अभी तक जेई के पीवाईक्यू सही से नहीं करे हैं, दैट्स इट। कहीं यहाँ पे कोई झोल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि पीवाईक्यू हो गया या नहीं हुआ ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि काजल दी अब मैं अगर पेज पलटाता हूँ ना तो मेरे को याद रहता है कि इसके 3 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है, इसके 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटने के लिए बोल रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर ले कि अब आपको पीवाईक्यू में तो कोई नहीं हिला सके, कोई नहीं छेड़ सके। पहला तो आप करेंगे नीट का पीवाईक्यू, मेनली 2015 की बात करो,
कुछ चैप्टर के 2021 के बाद, पर 2015 के बाद ठीक है। अब कुछ ऐसी बुक्स है जहाँ पे 2015 के बाद अवेलेबल नहीं है, तो 2012 के बाद से जा सकते हो। ठीक, हम आने वाले वीडियो में ये भी बात करेंगे कि काजल दी अगर मुझे नीट का पीवाईक्यू नहीं बन रहा, जेई का पीवाईक्यू नहीं बन रहा, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा स्पेसिफिकली इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपको क्या करना है। बट फिलहाल के लिए दूसरा, आप जेई मेंस करेंगे प्रॉपर 2021 के बाद से करेंगे। उन चैप्टर्स को आप इनमें से हटा देना जो आपके पेपर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तीसरा है हमारे लिए एग्जाम्पलर, छोटा सा किताब, जेन्युइनली बहुत छोटा सा किताब, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन, बट दिस 10 से 15 क्वेश्चन हैज़ इट्स ओन वैल्यू, हैज़ इट्स ओन पावर, ठीक है। तो एग्जाम्पलर, इसके अलावा एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनकी एनसीईआरटी आपको नहीं छोड़नी है। अब इनकी एनसीईआरटी में करना क्या है काजल दी, इनकी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी हैं, इन टेक्स्ट जितने भी हैं, और एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के कन्वर्जन वाले एक्सरसाइज आपको याद होनी चाहिए। दैट्स इट, ये हमारे पास आ गया एनसीईआरटी केस में। बाकी आप बायोलॉजी के लिए एक बार स्किप कर दो, एनसीईआरटी जो भी है उसमें तो दिया ही क्या है। इनऑर्गेनिक के लिए भी एक बार थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ करके जाएंगे, इसके इंटेक्स्ट, इसके सॉल्व और इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज। कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट इज डीपीपी। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत सारे जूनियर्स को ऐसा लगता है कि काजल दी ओके दैट इज डू वन थिंग, दैट इज कि पहले मैं डीपीपी करता हूँ, अब अगर कोई ऐसा डीपीपी है जिसमें आपको ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तब तो उस डीपीपी से बढ़िया कुछ डीपीपी नहीं है, क्योंकि कोई नीट का पीवाईक्यू ढूंढे, कोई जेई का पीवाईक्यू ढूंढे, कोई एग्जाम्पलर की किताब खरीदे या डाउनलोड करे, उससे बेटर है ऐसा कोई डीपीपी अगर है तो। अगर नहीं है तो आपको जो काम करना है दैट इज, पहले आप इन चारों एस्पेक्ट पे जंप करेंगे। आपके पास अरेंज होना चाहिए कि अगर मैं फिजिक्स लेकर के बैठा हूँ, काजल दी ये नीट का पीवाईक्यू, उसके ऊपर जेई का पीवाईक्यू, उसके ऊपर एनसीईआरटी है, उसके ऊपर एग्जाम्पलर है, इस सीक्वेंस में लेकर के बैठो। और जहाँ टेबल पे बैठे हो वहाँ अगर फिजिक्स का टाइम है तो सिर्फ फिजिक्स की किताबें होनी चाहिए, बिकॉज ब्रेन अगर वहाँ पे बायोलॉजी किताब रखा है तो कहीं ना कहीं ब्रेन इस बात को लेकर डाइवर्ट हो जाएगा कि यार बायोलॉजी पढ़ के देखते हैं, यार बायोलॉजी पढ़ते हैं, यार चल ना बायोलॉजी पढ़ना, यार प्लीज़ बायोलॉजी पढ़ ले, थोड़ी देर बायोलॉजी पढ़ ले। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी आपका इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको अगर ब्रेन को डाइवर्ट नहीं होने देना है तो उस टेबल पे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हटा दो किताबें, ठीक है। और अगर आप ये चारों चीज़ें करते हैं, इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि काजल दी मैं ऑलरेडी इस पर प्रो हूँ, अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, देन यू गो टू डीपीपी वाला सेक्शन, ठीक। इसके अलावा जो हमारे पास टेबल नंबर 2 बनेगा, जो मैं आप आगे हम इस बात को लेके बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, दैट इज मॉक टेस्ट मार्क्स। बट अभी आपको टेबल नंबर 2 बनाना है, दैट इज एक कॉलम होगा टेस्ट के लिए, दूसरा कॉलम होगा स्कोर के लिए, और अब इस दूसरे कॉलम के आगे हमारे पास 2 फर्दर स्कोर्स होंगे, एक होगा करेक्ट, एक होगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के अंदर भी आपको 4 मेजर बॉक्सेस बनाने हैं। मतलब मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, चलो बना के दिखाते हैं। देखो, ये एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में हम सबसे पहले लिखेंगे काजल दी टेस्ट, कौन सा नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th। फिर आप दूसरा लिख रहे होंगे काजल दी मेरा स्कोर क्या है। इसके अलावा फिर हम लिखेंगे करेक्ट कितने काजल दी, और फिर हम एक बनाएंगे इनकरेक्ट का कॉलम, और इसमें हम फर्दर डालेंगे 4 मेजर रोज, ठीक है। ऐसे 4 बना लेना। अब इसमें क्या क्या लिखना है, टेस्ट में तो आप टेस्ट का नंबर डालेंगे कि काजल दी टेस्ट का नंबर कौन सा है। आप अगर पहला दे रहे पहला, दूसरा दे रहे दूसरा, 100 बार दे रहे 100, स्कोर कितना आया आपका उसमें। इसके बाद करेक्ट कितने हैं आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करेक्ट हैं। फिर आता है फोर्थ इनकरेक्ट, जहाँ पे हमको एक्चुअल में खेलना है। एनालिसिस जो आता है ना वो सिर्फ इनकरेक्ट पे मेनली होता है। तो इनकरेक्ट में हमारी 4 ही गलतियाँ हो सकती है काजल दी, राइट। 4 गलतियाँ हो सकती है। क्या क्या गलतियाँ हो सकती है? पहला तो ये कि काजल दी जो टॉपिक मुझसे पूछा गया वो मुझे आता ही नहीं है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। दूसरा कि काजल दी शायद मैं रिवीजन प्रॉपर करके नहीं गई थी, मतलब मैंने ये लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर मुझसे गलत हुआ, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला ही मैंने पढ़ा तो है, बट ना मेरे को वहाँ जाके एग्जाम्पल एकदम ब्लैंक आउट हो जाता है या भूल जाता है, मतलब मुझे अभी और रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा कि काजल दी मैं अच्छा पढ़ती हूँ, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी मुझे अच्छे से आता है कि मुझे क्या करना है, मेरे को मैं बिल्कुल एकदम मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आई यूज़ टू आंसर वेल, आई रिमेंबर इट वेल, बट जैसे ही एग्जाम हॉल में जा रही हूँ ना, मुझे पता नहीं कौन से नशे हो जाते हैं, आई गेट नर्वस और मैं क्वेश्चन गलत कर देती हूँ। तो इट कम्स टू द थर्ड मेजर सेक्शन, दैट इज नर्वसनेस। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि काजल दी OMR। आपको पता है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ये OMR वाला जो मिस्टेक है वो मेरा इतना फेवरेट इसलिए है क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था,
एंड आई वॉज वेरी वेरी लाइक काइंड ऑफ कि हो जाएगा यार सिलेक्शन, तो हो ही जाना है, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा करके. एंड देन जब मैंने अपना स्कोर देखा एंड एक्सपेक्टेशन देखा, इट वॉज लाइक एकदम ज़मीन आसमान वाला, एकदम रियलिटी का चेक लगता है ना जब, कि नहीं आपने क्या किया, आपने एक गलती की है, बहुत बहुत बड़ी गलती. और एक्चुअली गलती, दिक्कत ये थी कि ये गलती मुझे एग्ज़ाम में पता चल गई थी. अभी बताऊँ क्यों ये गलती थी. क्योंकि ना अगर ये एग्ज़ाम में मुझे नहीं पता चलता तो शायद मैंने आउट ऑफ रिलैक्स होकर के, चिल होकर के मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आगे सही कर दिया होता. क्योंकि अभी भी मुझे वो क्वेश्चन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा. वो क्वेश्चन वाज सेल डिवीजन से रिलेटेड था, वो भी G0 से रिलेटेड था कि एग्जिट करता है, सस्पेंड करता है, ये एक क्वेश्चन था. और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मतलब अगर इसको छोड़ भी दूंगी ना तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा. बट व्हेन यू गेट द रियलिटी चेक कि भाई अब तुझे अगला भरना था और अभी तक तू एकदम लास्ट वाले उसमें है, तब समझ आया कट गया, बहुत बुरा कट गया. और जब वहाँ कटा तब उसके बाद केमिस्ट्री भी गया, बायो भी गया, सब एकदम. तो इसलिए OMR वाली मिस्टेक अभी कर लो, जितनी कर सकते हो अभी कर लो. एक पैटर्न बना के रखो काजल दी कि 10 OMR 10 पेपर में लिखूंगा, 10 यहाँ लिखूंगा. क्योंकि मैं भी उन्हीं कैटेगरी में से काइंड ऑफ बिलोंग करती थी जो कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद OMR भरेंगे ना आराम से करके. नहीं, वो मत करना. दैट इज़ अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ वेरी बिग मिस्टेक जो कि किसी का सिलेक्शन ले जा सकता है. तो इसलिए ये 4 मिस्टेक्स हैं. इन चारों मिस्टेक्स को, अब जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा हो रही ना उस पर सबसे ज़्यादा काम करना है. किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमको बैठ करके लग करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. किसी का मॉक टेस्ट रिवीजन कम है तो आपको देखना है काजल दी कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मैं ना रिवीजन को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा और ये मेरा सिलेक्शन ले जा सकता है. आई हैव टू प्रायोरिटाइज रिवीजन. इसके बारे में मॉक टेस्ट में बात कर रहे होंगे अलग से, बट फिर भी मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दूँ. तो नर्वस हो रहे हैं काजल दी, तो नर्वस क्यों हो रहा हूँ? बिकॉज शायद काजल दी मैं सराउंडिंग का आसपास के लोगों को देखता हूँ, ओ 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, ये इतना पढ़ के आया, ये इतना पढ़ के आया. एक्सपेक्टेशन आ जाती है दिमाग में कि मम्मी की एक्सपेक्टेशन, पापा की एक्सपेक्टेशन, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन, मेरा करियर, मेरे दोस्त. तो मैं ना बिल्कुल एक प्रेशर के अंदर आ जाता हूँ, एकदम ऐसे प्रेशराइज हो जाता हूँ. तो शायद ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है. उस पर्टिकुलर टाइम पे आप इन चीज़ों को हटा नहीं सकते बिकॉज दिस आर द रियलिटी ऑफ योर लाइफ, राइट. आप सच में एक्सपेक्टेशन के लिए कर रहे हैं, आप सच में अपने करियर को लेकर सीरियस है. उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो करना है वो है थोड़ी देर के लिए जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा ब्लेसिंग है जो अगर आप आज से भी 5 मिनट रोज़ करना स्टार्ट करते हैं, इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ. ये आपकी नीट की प्रेपरेशन तो जो चेंज करेगा करेगा. इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ. इट विल ड्रास्टिकली इम्प्रूव योर फोकस. इट विल ड्रास्टिकली इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन. इट विल ड्रास्टिकली क्लियर योर ब्रेन फॉग. अभी जो हम क्लियर ही नहीं है ना कि काजल करना क्या है, कहाँ जाना है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, इट विल जेन्यूनली क्लियर योर ब्रेन फॉग लाइक प्रो. तो ये करके देखो. और बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करें. तो अब दो तीन क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछने थे. सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपके मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ जाते हैं? क्या आपने कभी एनालाइज़ किया? और एनालाइज़ किया तो आपने क्या इम्प्रूव किया? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आप भी एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले नर्वस होते हैं या चिल होकर के जाते हैं कि काजल जो होगा होगा करके? और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पूछना था कि किस किस को ऐसा फिक्स टाइम टेबल चाहिए या किस किस को चाहिए कि काजल दी क्या क्या चीज़ें मुझे रोज़ करनी चाहिए, आप मुझे ये बता दीजिए. तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है. इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.